हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द किंग्स वुमेन का एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एपिसोड 2 की एंडिंग सीन से, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंग जेंग गोंगसंग ली के कमरे में आता है और यहाँ पे वो देखता है उसके गले में लगाया हुआ एक लॉकेट, पहना हुआ एक लॉकेट, और उसे याद आता है कि बचपन में जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसके पास भी बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट था। वो उस लड़की से पूछता है कि अच्छा बताओ ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? तो वो बताती है कि ये लॉकेट मुझे मेरे पिताजी ने दिया। और यहाँ पे याद आता है कि जब एक सैनिक उसके ऊपर तलवार से वार करने वाला था तो गोंगसंग ली सामने आ गई थी और हम देखते हैं कि जिंग काई पीछे से उस तलवार से उस सैनिक को मार डालता है। यहाँ पे जिंग काई और गोंगसंग ली दोनों ने मिलकर हमारे राजा की हेल्प की होती है। प्रेजेंट टाइम में गोंगसंग ली को हल्का फुल्का होश आ रहा होता है। वो कह रही होती है सीनियर कहाँ हो, मैं अकेली हूँ, सीनियर कहाँ हो। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सीनियर, यानी कि सीनियर की बात छोड़ो, जो राजा होता है ना, वो उसका हाथ पकड़ लेता है गोंगसंग ली का और कहता है कि फाइनली ये तुम ही हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। किसी में हम लोग वही चांसलर को देखते हैं जहाँ पे उनका एक नौकर आता है, साथी आता है और वो उनको प्रणाम करके कहता है कि महाराज क्या आप अभी भी लाओ के विद्रोह को लेकर परेशान हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं? लू वुई चांसलर कहते हैं कि उस समय मैंने महारानी डोंगर की बात मानी थी और उनके पास लाओ आई को भेज दिया था अपने रिप्लेसमेंट के जगह पे। और हमें दिखाया जाता है लाओ आई जब पहली बार महारानी के पास आया था तो महारानी ने उसे कहा था कि क्या तुम इस पे बैठ के मेरे लिए डांस कर सकते हो, और वो बहुत ही भद्दा बेतुका सा डांस करता है, बिल्कुल ऐसे। मैंने सोचा था कि लाओ आई जो है वो बस मेरा रिप्लेसमेंट होगा महल में। वो एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी पहचान छुपा कर महल में एंट्री की है, तो वो अपनी पहचान छुपाए रखेगा और बचा के रहेगा। लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया। जब मैं स्टेट अफेयर्स में यानी राज्य के देख रेख में थोड़ा सा बिजी हो गया और मैडम डोंगर से थोड़ा सा दूर हो गया, अनदेखा किया थोड़ा सा उनको, तो ये सब हो गया। लाओ आई तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, निर्दयी और बहुत ही ज़्यादा बेतुका इंसान है। इसमें उनका साथी कहता है कि जो महारानी डोंगर हैं और लाओ आई है वो अक्सर यंग सिटी में रहा करते थे, तो आपका देख रेख करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसमें आपकी गलती नहीं है। मिस्टर वो कहते हैं कि स्टूपिड महारानी, उसके लिए मैंने एक साथी ढूंढा था, लेकिन उसने मेरे लिए क्या किया? बदले में उसने ऐसा श्राप दिया कि मेरा राज्य ही खोने वाला है, मतलब मेरे हाथ से मेरी सत्ता जाने वाली है। यहाँ पे जिंग काई को होश आता है और जाके कहते हैं मास्टर लू आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चोट पे दवाई लगाई, मेरा चोट अब पूरी तरीके से हील हो गया है, ठीक हो गया है, और आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मास्टर लू कहते हैं कि मुझे याद है कि गोंगसंग लू जो थे उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी है, तो तुम बता सकते हो वो कैसी है? तो इस पे जो जिंग काई होता है कहता है कि वो तो फिलहाल ठीक है, लेकिन ये जिन लोगों ने अटैक किया था ना वो गोंगसंग ली के लिए ही उन लोगों ने अटैक किया था, और मुझे पता नहीं ये लोग कौन है, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया गोंगसंग ली के बारे में पूछा तो मैं इन्हें लेके शहर से बाहर चला गया ताकि गोंगसंग ली को कोई भी परेशानी नहीं है। और अब मुझे गोंगसंग ली को ढूंढने जाना होगा क्योंकि वो अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी लायोयान में। मास्टर कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर अटैक किन्होंने किया था? जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था ना वो डैंगिंग गैंग के आदमी हैं। जिंग काई कहता है कि डैंगिंग गैंग वही गैंग है ना जो कुलीन जाति के फॉलोअर्स को मारता है और वो नॉर्थन जियाओली यांग के द्वारा लीड किया जाता है। मास्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो जो जिंग काई होता है वो कहता है पर मैंने मास्टर के मुंह से कभी नहीं सुना था कि गोंगसंग फैमिली और उन लोगों के बीच में कोई भी दुश्मनी है। मास्टर लू कहते हैं कि मेरा मानना है कि अब हर कोई जानता है कि मिस्टर गोंगसन मर गए हैं देश के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सियाओ यान जो है वो अफवाह आली हुलुओ तलवार के लिए मैनसिप गाइड के लिए ही गोंगसंग ली का हत्या करना चाहता है। तभी जिंग काई मन में बोल रहा था कि हुलुओ तलवार तो वही है जो मास्टर ने मुझे दिया था, वो तो एक कपड़ा है। आगे हमें महारानी डोंगर को दिखाया जाता है जो कि अपने लू वुई से बातें कर रही है। हम देखते हैं कि यहाँ पे लू वुई उनसे मिलने आए होते हैं और वो कहते हैं कि मैं सांगान और झाओ के सैनिकों से विद्रोह के हमले को दबाने के लिए 50,000 सैनिक भेज दूंगा। उसी समय मैं राजकुमार चेंग जियाओ को आदेश दूंगा कि वह उसके पीछे अपने 50,000 सैनिक भेज दें। यहाँ पे जो रानी होती हैं वो कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सोच नहीं सकते कि यदि चेंग जाओ सैनिकों को प्राप्त करने के बाद सैन्य आदेश की अवहेलना करने लगा तो इसमें विद्रोहियों को लाभ मिलेगा। हम इस अवसर का उपयोग करके यह पता लगा लेंगे कि जो मिस्टर चैंग हैं वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, और राजशाही को स्थिर करने के लिए इससे बहुत बड़ा लाभ होगा।
आगे हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ चांसलर लू वो वही होते हैं और यहाँ के क्वीन के रियल महाराज होते हैं, उनकी डेथ हो रही होती है, वो मर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपना पूरा राजपाट जो है मिस्टर चैंग को देना चाहता हूँ और अगले क्राउन प्रिंस वही होंगे, ये आगे की घोषणा में की जाएगी। तो इसके लिए एक कागज़ लेके आओ, मैं उनके नाम पर सब कुछ लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चांसलर लू वो वही जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम ये क्या अजीब सी बातें कर रहे हो, मैंने और डोंगर महारानी ने मिलकर बात कर लिया है आपस में, अब आगे का जो क्राउन प्रिंस होगा वो मेरा बेटा होगा, मेरा और डोंगर का बेटा, और तुम सोच भी नहीं सकते हम जल्दी ही राज करने वाले हैं दुनिया पर। आगे हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चांसलर लू वही कहते हैं कि ठीक है, मैं मिस्टर चैंग को, क्राउन प्रिंस चैंग को यहाँ बुलाने की आज्ञा देता हूँ, अगर वो अभी भी राजा के साथ हैं तो हमारा प्लान काम नहीं करेगा। हमें गुंगसंग न्यू को दिखाया जाता है जिससे कि होश आ जाता है, और होश आने के बाद वो देखती है कि राजा उसके पास ही बैठा हुआ है और मतलब सोया हुआ है। तो वो उठ के अपना एक कंबल उस राजा को उड़ा देती है, राजा की आँख खुल जाती है और वो कहते हैं कि मैं तुम ठीक तो हो ना। तो जो राजकुमारी होती है उनको वो पकड़े होते हैं राजा, तो वो हाथ हटाती है, कहती है कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए और आप जाइए आराम कर लीजिए। तो इस पे जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, तुम्हारी वजह से मैं इंजर्ड होने से बच गया। तो इस पे जो गुंगसन न्यू कहती है कि मैंने बचपन से अपने दादाजी से मार्शल आर्ट सीखा है और मेरे दादाजी बताते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही फुलिश होता है, बहुत ही ज़्यादा गंवार होता है जो दूसरों की रक्षा ना कर पाए मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी। राजकुमारी गुंगसन ली कहती है कि और आप थोड़े से सरप्राइज हो गए होंगे ना, क्योंकि एक्चुअली मैं एक आदमी नहीं, एक औरत हूँ, एक महिला हूँ। तो इस पे जो राजा होते हैं कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, क्या तुम्हारा सरनेम सच में सन है? तो वो कहती है नहीं, मेरा सरनेम सन नहीं है, एक्चुअली मेरा नाम गुंगसंग है और मेरा सरनेम ली है। तो यहाँ पे जो राजा होते हैं उन्हें बचपन की याद आती है जब गुंगसंग ली ने उन्हें अपना नाम बताया था और जिंगकाई के बारे में बताया था। गुंगसंग ली कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं एक आदमी के भेष में था, क्योंकि मैं इस भेष में इसलिए था ताकि मैं आसानी से कहीं भी आ जा सकूँ और मुझे कोई भी परेशानी ना हो। राजा को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो मुस्कुरा रहे होते। तभी उनके छोटे भाई आते हैं यानी मिस्टर चैंग आते हैं। तो जैसे मिस्टर चैंग आते हैं और पूछते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, मैंने सुना कि आपकी तबीयत ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो गुंगसंग ली होती है वो फटाक से बिस्तर से नीचे उतर जाती है और घुटनों के बल बैठ के उनको प्रणाम करने लगती है। कहती है महाराज आपसे मिलकर अच्छा लगा, प्रणाम, मैं गुंगसंग ली हूँ पोयांग से और मेरे दादाजी पोयांग के हेड कमांडर थे। यहाँ पे गुंगसंग ली को लग रहा होता है कि चैंग ही क्वेंग के सम्राट हैं, जबकि उनको पता नहीं कि वो सम्राट के बगल में बैठी हुई है। ये सब देखकर जो रियल सम्राट होते हैं यानी यांगजिंग होता है वो भी वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है हाथ जोड़। गुंगसन ली कहती है कि जो हमारे ग्रैंडफादर थे यानी गुंगसन यू वो महाराज को असिस्ट किया करते हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर महाराज को उनके बारे में याद हो। तो यहाँ पे जो मिस्टर चैंग होते हैं वो कहते हैं गुंगसन यू यानी कि तुम उनकी ग्रैंड डॉटर हो? तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं कि आप लोग उड़ जाइए और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि अच्छी बात है, तो आप मिस्टर जाओ से तो मिल ही लिए होंगे क्वीन सिटी से। तो यहाँ पे मिस्टर जैंग रोकते हुए, महाराज बात रोकते हुए कहते हैं कि मैं एग्जियान सिटी से हूँ और यहाँ पे बिजनेस के लिए आया हूँ। गुंगसन ली कहती है कि अच्छा, तो आप लोगों की अच्छी पहचान है। इसके बाद से मिस्टर चैंग कहते हैं कि अच्छा, आपने बताया नहीं कि गुंगसन यू आजकल क्या कर रहे हैं। तो राजकुमारी बताती है, मतलब गुंगसन ली बताती है कि दरअसल बात यह है कि क्वीन के आर्मी ने हमारे पोयांग सिटी पे हमला किया था, वहाँ बचाव के लिए लोगों की जान तो बचा ली गई पर उसमें मेरे दादाजी मारे गए थे। मिस्टर चैंग कहते हैं क्या, तो हम सच में पोयांग सिटी को हार चुके हैं? तो इस पर गुंगसन ली कहती है कि क्या महाराज को ये सब पता नहीं था? तो महाराज कहते हैं कि नहीं। जिंगजेंग कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि जो महाराज है ना वो यांग सिटी में रह रहे थे, तो क्विंग आर्मी के द्वारा सारा कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें महाराज की कोई गलती नहीं है। महाराज ने खुद को बाहरी दुनिया से बचा के रखा हुआ है, अंदर की तरफ वो बाहरी दुनिया से ज़्यादा दूर है। यहाँ पे गुंगसन ली कहती है माफ़ कीजिएगा महाराज कि आप पूरी दुनिया से दूर हैं, अब तक सच्चाई से अवगत नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहती है कि आपको सोचना चाहिए कि आपका राज्य बर्बाद हो रहा है और आप ये सब कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया से खुद को छिपा के रखे हुए हैं, ये तो बहुत शर्मनाक बात है और मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। मिस्टर जाओ, आप मुझे यहाँ पे लेकर कैसे आ गए? मिस्टर चैंग कहते हैं कि आप बस ठीक हो जाइए, उसके बाद यहाँ से चले जाइएगा। तो गुंगसन ली कहती है कि माफ़ कीजिएगा महाराज, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा पर मैं इतनी ज़्यादा खुश नहीं और मेरे जुबान पे काबू नहीं रहा, मैंने बहुत कुछ आपको बोल दिया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे राजा यांगजिंग के पर्सनल बॉडीगार्ड आते हैं, उनसे कहते हैं महाराज आपको कुछ खबर देना है। तो वो कहते हैं ठीक है बाहर चलो, और बाहर जाते हैं तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है कि जो मिस्टर लू वुई भुई है ना, उन्होंने महारानी डोंगर के साथ मिलकर 50,000 सैनिकों को भेजा और वो चाहते हैं कि मिस्टर चैंग भी वहाँ से आए हमला करने के लिए, मतलब रोक करने के लिए, जो भी उनका प्लान होता है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो चैंग जाओ से कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम ना चले जाओ। तो जो चैंग जाओ होते हैं, पर यहाँ पे
हम देख पाते हैं कि जो चैंग जियाओ होते हैं वो महाराज की तरफ से पूरी तरीके से होते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, मैं अगर नहीं गया तो माँ नाखुश होगी, वो मुझ पे गुस्सा होगी, थोड़ी सी अनहैप्पी तो होगी, लेकिन अगर मैं गया तो तुम परेशानी में आ सकते हो, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिलहाल तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अपना काम वाम खत्म करो। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं महाराज मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंस चैंग जियाओ के साथ ना आपको भी जाना चाहिए जियान सिटी, और ये सब जो भी इश्यूज हो रहे हैं उन सबको ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे राजा होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है बचपन में एक बार मैं हॉस्टेज बना लिया गया था और मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी। तब मिस गोंगसंग ली ही वो महिला थी जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, और आज कल रात फिर से उन्होंने मेरी जान बचाई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसे उन्हें छोड़ के जाना चाहिए, यानी कि मैं उन्हें छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो मिस्टर प्रिंस चैंग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम एक काम करो, मैं ना उनके ऑर्डर के हिसाब से चलता हूँ, मिस्टर लो वुई के ऑर्डर के हिसाब से मैं वहाँ पे जाता हूँ, और तुम गोंगसन का ख्याल रखो। जब ख्याल रख लेना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम आराम से आ जाना, मैं तब तक सब कुछ संभाल लूँगा। आगे सीन यहाँ से कट होता है, हम देखते हैं गोंगसन ली और राजा को दोनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे गोंगसन ली कहती है कि मैं एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ, आपने मेरी जान बचाई, और प्लस अब मेरे राजा से मुलाकात भी हो गई थी जो कि नामुमकिन के बराबर थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हासान, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिस्टर ज़ाओ। आगे मिस्टर ज़ाओ यानी हमारे जो राजा होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि गोंगसन ली कुछ ही दिनों में हम दोनों काफ़ी करीब हो गए, और अगर तुम क्विंग के राजा से नफरत नहीं करती हो, और अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा, और मैं तुम्हें अपने बचपन से लेकर आज तक की फीलिंग के बारे में ज़रूर बताऊंगा। फिर वो गोंगसन ली से कहते हैं ठीक है, मैं अभी बाहर जाता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, तो तुम यहाँ पे मेरा इंतज़ार करना, यहीं पे रहना, कहीं जाना मत प्लीज़। तो यहाँ पे जो राजकुमारी गोंगसन ली होती है कहती है ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। फिर जो राजा होते हैं वो उन्हें एक टोकन देते हैं, कहते हैं इसे संभाल के रखो, ये यहाँ पर जब भी तुम क्वीन के आर्मी से मिलोगी तो उन्हें ये टोकन दिखा देना, और वो तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इस पर गोंगसन ली जो होती है वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, ये मैं नहीं रख सकती। तो राजा कहते हैं कि देखो, मेरी जान से बढ़ के ये प्रीसियस नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। तो राजकुमारी कहती है ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं रख लेती हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं वो जा रहे होते हैं, और जो उनके साथी होते हैं मिस्टर चैंग वैंग जो भी होते हैं उनसे कहते हैं कि देखो तुम गोंगसन ली का अच्छे से ध्यान रखना, और उसके देख रेख में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस पर जो मिस्टर चैंग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उनका ख्याल तो रखूँगा, पर महाराज मुझे आपसे एक बात पूछनी है। गोंगसन ली ने क्विंग आर्मी के बारे में बहुत कुछ कहा, राजा के बारे में भी बहुत कुछ कहा, यानी आपके बारे में इतना बुरा भला कहा, लेकिन आप उनसे गुस्सा भी नहीं हुए, तो क्या वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो महाराज कहते हैं इसके बारे में तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस उनका अच्छे से ख्याल रखना, तो तुम्हारा भी ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद से वो जो आदमी होता है वो कहता है कि महाराज मेरे सैनिक जो हैं मार्केट में गए थे, तो मार्केट में उन्होंने एक तस्वीर देखी, तो मैंने वो एक तस्वीर बनाई है, माना गोंगसन यू जो मैन के रूप में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, तो खासकर ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो वो महाराज जो होते हैं फ़ोटो देखते हैं और कहते हैं अब गोंगसन ली के ऊपर है कि वो क्या चुनती है, मौत चुनती है या ज़िंदगी। और फिर हम देखते हैं कि वो जा रहे होते हैं और गोंगसन ली के कमरे की तरफ देखते हैं, बड़ी कैसे निगाहों से देखते हैं, मतलब प्यार भरी निगाहों से, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जिंग काई को देखते हैं जो कि उसे होटल में जाता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या आपको याद है मैं आया था यहाँ पे अपने जूनियर के साथ, तो क्या आपने मेरे जूनियर को देखा, उसे कहा था यहाँ पे इंतजार करने के लिए। तो वो बताता है होटल का मालिक कि मुझे आप तो याद हो, पर मैंने आपके साथ आपके किसी जूनियर को नहीं देखा। और फिर जिंग काई सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है कि मैंने तो मिस गोंगसन ली को कहा था यहाँ पे लोयान में इंतजार करने के लिए, पर वो यहाँ पे नहीं है, आखिर कहाँ गई होगी। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो गोंगसन ली होती है अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रही होती है कि जिंग काई से उसकी बातें हुई थी। तो जिंग काई ने उसे एक क्लॉथ दिखाया था, उसने पूछा था कि ये कैसा कपड़ा है, तो जिंग काई ने बताया था कि ये अफवाह वाली हुलुओ तलवार है, तलवार गाइड है। तो वो कहती है कि ये किसका है, तो वो बोलती है कि ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था, और उन्होंने मास्टर ने बताया था कि इसके जो मास्टर थे उन्होंने उन्हें दिया था। तो वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि हुलुओ तलवार के जो मास्टर हैं वो मारे जा चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि रूम में वही इंसान आता है जिसको गोंगसन ली राजा समझती है। वो आते हैं तो गोंगसन ली प्रणाम करती है, तो वो कहते हैं कि क्या तुम किसी के बारे में सोच रही हो, बहुत ही चिंतित लग रही हो। तो कहती है कि हाँ। तो वो कहते हैं किसके बारे में, क्या तुम अपने सीनियर के बारे में सोच रही हो? तो कहती है कि हाँ मैं अपने सीनियर के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से हम दोनों मिले नहीं है, तो मुझे इरादा नहीं है कि वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे, मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। तो राजा कहते हैं कि जिंग अंदर आ जाओ। तो हम देखते हैं जिंग का यहाँ पे अंदर आ जाता है, तो इसे देखकर गोंगसन ली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि जिंग ये आपको कहाँ मिल गया? तो वो कहते हैं कि मिस्टर जिंग का आपके बारे
बारे में पूछताछ कर रहे थे और मेरे सैनिकों के द्वारा इन्हें ढूंढ लिया गया और इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया। तो एक काम कीजिए, आप लोग आराम कीजिए, मैं अपने नौकरों से कहता हूँ कुछ खाना बनवाने के लिए। कमरे से बाहर चले जाते हैं तो जिंग काई और गोंगसंग ली आपस में बातें कर रहे होते हैं और राजा बाहर से ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पे गोंगसंग ली जिंग काई से कहती है कि जिंग काई, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होगे ना जब मुझे वहाँ पे रेस्टोरेंट में नहीं पाया होगा, तो मुझे माफ़ करना। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मिल गई, मैं इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे भी आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ऐसी ज़िंदगी के लिए मैं 100 बार मरना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो राजकुमारी गोंगसंग ली होती है, जिंग काई क्या बातें कर रहे हो? तो जिंग काई कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ। राजा ये सारी बातें सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम राजा यिंग जेंग को देखते हैं जो कि बैठ के अपनी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उन्हें चाय देता है और कहता है, महाराज आपको अपने हेल्थ की चिंता करनी चाहिए और जाके सो जाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है। राजा कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जब मैं किताब पढ़ लूँगा उसके बाद से मैं जाके सो जाऊँगा। तो इस पर वो आदमी कहता है कि महाराज कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। महाराज कहते हैं ठीक है बताओ। तो वो कहते हैं ये चांसलर लू वुई के बारे में है, उन्होंने ऑर्डर दिया है प्रिंस चैंग को कि वो विद्रोहियों के ऊपर अटैक करें। मुझे डर है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वो चैंग प्रिंस है ना, वो जाके वहाँ पे विद्रोहियों से मिल जाएंगे और हमारे ऊपर वापस से अटैक कर देंगे, मतलब आपके ऊपर। तो इस पर राजा गुस्सा होता है, कहते हैं चुप करो तुम, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है, हम दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो बहुत ही अच्छा है, मैं बस इस बात के लिए फ़िक्र में हूँ कि वो जल्दी से ठीक ठाक एकदम आ जाए। आदमी कहता है ठीक है महाराज, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए अब सॉरी। आगे हम प्रिंस चैंग को देखते हैं जिनके पास एक सैनिक आता है और कहता है कि महाराज आपके लिए एक खबर लाया हूँ, खबर ये है कि जाओ के प्रिंस जिया आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज कहते हैं ठीक है अंदर भेज दो। अंदर एक सस्पिशियस पर्सन आता है जो कि अपने चेहरे पे ढका होता है और फिर वो आता है, उन्हें एक गिफ्ट देता है, कहता है ये जिया की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और वो गिफ्ट खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि क्राउन प्रिंस जो है चैंग जियाओ है, यिंग जेंग नहीं है। और इसके बाद से जो ये क्राउन प्रिंस होते हैं चैंग जियाओ, उन्हें गुस्सा आता है, कहते हैं कौन हो तुम? तो वो अपना चेहरा दिखाते हैं, वो जिया होते हैं, राजकुमार प्रिंस जिया जो होते हैं। वो कहते हैं कि आपके मदर का जो मौत था वो एक्सीडेंट नहीं था। तो वो कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो प्रिंस जिया कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिता यानी राजा जो थे क्वीन के, वो तुम्हारी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, जिनका तुम्हारी तरह पुत्र था, और वो एक्सीडेंटली पानी में कैसे गिर के मर सकती हैं? राजा तो उनका बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे। यहाँ पे चैंग जियाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और आगे की सीन में हम लोग वो वही को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है और कहता है कि जाओ के प्रिंस जियाओ से धन्यवाद बोल देना, उन्होंने मेरा काम कर दिया और चैंग के पास खबर पहुँचाई। इसके लिए हम वादा करते हैं कि अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ तो हम उनके राज्य यानी जाओ को 3 साल तक प्रोटेक्ट करेंगे। आगे की सीन में देखते हैं कि मिस गोंगसंग ली जो होती हैं वो विदा लेती हैं मिस्टर जिंग काई के साथ, और जो महाराज बने होते हैं नकली वाले, उनसे प्रणाम करते हुए मिस्टर जिंग काई कहते हैं कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है महाराज। मैं जब कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ के सैनिकों से सुना था कि इस मेंशन के अंदर कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता क्योंकि क्वीन के राजा के द्वारा ये जो मेंशन है ये पूरी तरीके से ओवर किया गया है, बंद किया गया है, और इसके अंदर उनके आज्ञा के अनुसार कोई आ जा नहीं सकता। तो मिस्टर जाओ मिस गोंगसंग ली को लेकर आपके पास ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? के बाद से मिस गोंगसंग ली कहती है कि महाराज मैं मिस्टर जाओ के पूरी अच्छी तरीके से तो नहीं जानती हूँ, पर कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिली थी और इंसानियत के नाते मैंने उनका मदद किया था। तो अगर क्वीन की आर्मी के द्वारा वो सताए गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो कृपया आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस पर जो महाराज नकली वाले होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और क्वीन को भी कोई परेशानी नहीं होगी। आगे की सीन में हम देखते हैं कि दरबार सजा होता है महाराज का और वहाँ पे उनको एक रिपोर्ट आती है जो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड हाथ में लेता है, पढ़ता है और डर जाता है। महाराज कहते हैं कि जोर जोर से पढ़ो क्या लिखा है। तो वो बताते हैं कि महाराज इसमें चैंग जियाओ के तरफ से खबर है, वो लड़ाई विद्रोह करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो क्वीन के रियल राजा थे उनके बायोलॉजिकल सन वही है चैंग जियाओ, और आप जो हैं लू वुई के बेटे हैं, तो आप यहाँ पे राजा नहीं बन सकते, क्राउन प्रिंस आप नहीं हो। इस बात को सुन के जो राजा होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, खड़े हो जाते हैं और लू वुई वहाँ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लू वुई नाम बड़ी अजीब है यार। देखते हैं कि लू वुई कहते हैं कि महाराज ये क्या हो गया, बुढ़ापे में मुझे फ्रेम किया जा रहा है, आप इस सब की जांच करवाइए, ये सब गलत है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं अपने राज्य के लिए अपने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहा हूँ, तो आप
कृपया इसकी जांच कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, चैंग आर्मी के बहकावे में आ गए, विलन्स के बहकावे में, तो आप इन सब की जांच कीजिए, सब कुछ सही नहीं है। राजा उठते हैं और वही चिट्ठी पढ़ते हैं और वो सारा कुछ पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, चिट्ठी को फेंक देते हैं। कहते हैं जल्दी सैनिकों को तैयार करो, मैं खुद जाऊँगा वहाँ पर लड़ाई के लिए। तो यहाँ पर जो चांसलर लू वही होते हैं, वो आते हैं आगे, कहते हैं महाराज आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिंस हैं चैंग जियाओ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बार में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो आपको हरा देंगे। तो वो कहते हैं कि मैं और मेरे भाई, हम दोनों बहुत ही अच्छे भाई हैं, तो हम दोनों के बीच ज़रूर कुछ ऊपर नीचे हो गया है, हम दोनों के पीठ पीछे कुछ हो रहा है, तो हमें आमने सामने मिलकर बात करनी चाहिए, और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं वो अपने सैनिकों के साथ लड़ाई करने के लिए निकल गए होते हैं। इधर दूसरी तरफ चैंग प्रिंस जो होते हैं वो मिस्टर जिया से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जिया बताते हैं कि जाओ वो की पूरी फैमिली मारी गई थी, सभी लोग पकड़े गए थे, सभी लोग को मार दिया गया था डॉक्टर को फ्रेम करके, और हमने पता लगाया कि जाओ ही एक ऐसा इंसान था जो वहाँ से भाग चला था और वो बच गया था। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक सैनिक आता है और प्रिंस चैंग के लिए एक खबर लेके आता है। कहता है कि आप इसे पढ़िए, महाराज ने कहा है कि इसे आप ही पढ़ें। और महाराज उसे पढ़ते हैं। उसमें एक कविता लिखी होती है भाई के बारे में, जो कि दोनों लोग बचपन में पढ़ा करते थे। आगे का सीन हमें बैटल ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों राजा आमने सामने होते हैं, क्राउन प्रिंस और राजा। यहाँ पे जो राजा होते हैं वो जाते हैं क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए। कहते हैं भाई तुम मेरे भाई हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे पास साथ। तो उनके भाई कहते हैं भाई कौन सा भाई, तुमने भाई कहा अभी, और तुम अगर भाई जानते मुझे तो तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करते, तुम्हें पता है मेरे साथ कितना गलत हुआ है। तो इस पर जो राजा होते हैं वो कहते हैं जो कुछ भी हुआ तुम मुझे शांति से बताओ। तो वो एक चिट्ठी देते हैं, तो वो पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो पिताजी की हैंड राइटिंग है, मतलब पिताजी ऐसा चाहते थे। तो कहता है कि हाँ अब तुम्हें पता चला कि तुम रियल में मेरे पिताजी के बेटे नहीं हो, तुम लू वही के बेटे हो, और इतना सब कुछ गलत हुआ। तुम्हें याद है मेरे साथ क्या क्या हुआ। बचपन में जब मेरी माँ डूबकर पानी में मर गई थी तो मुझे लगा था वो बस एक एक्सीडेंट था, पर वो एक्सीडेंट नहीं था। और वो याद करते हैं कि बचपन में कैसे उनकी माँ पानी में डूब के मरी थी। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, अपने माँ के शव के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो उनके भाई थे जो उनके साथ थे, कह रहे थे कि भाई तुम चिंता मत करो, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ पे जो उनके ब्रदर होते हैं उनको थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है। जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैंने माना कि तुम्हारी माँ मरी थी, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था या कुछ भी था, लेकिन तुम याद करो मैंने बचपन से तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। तुमने जो चाहा मैंने वो सब कुछ दिया, वो सब कुछ किया जो तुमने चाहा है। तो तुम फिर अब मुझसे लड़ाई क्यों मोल लेना चाहते हो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, और तुम प्लीज़ इस लड़ाई से पीछे हट जाओ और हम दोनों संधि कर लेते हैं। तो इस पर जो उनका भाई होता है वो कहता है चैंग कि ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, ये राज्य मेरे लिए छोड़ दो। तो वो राजा कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मैंने बचपन से एक ही सपना देखा है कि मैं पूरा राज्य पूरा देश अपनाना चाहता हूँ, और मैं पूरी दुनिया का एक लौता सम्राट बनूंगा। मेरे अलावा कोई भी दुनिया में सम्राट नहीं होगा। तो अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, फिर लड़ो मेरे साथ, लड़ो या मरो। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि कुछ सैनिक होते हैं जो झाड़ियों में भी छिपे होते हैं, जो लू वही के भेजे हुए सैनिक होते हैं, जो कि उसने कहा था कि उन सैनिकों के पीछे मैं कुछ सैनिक भेज दूंगा। आगे यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलता है, तो बेल आइकन भी दबा दो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कुछ ना कुछ अच्छा खासा, ताकि मुझे अच्छा लगे और मुझे वीडियो जल्दी बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।